अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम सब मिलकर कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। मुझे कहते हैं सुहा अफजल, आप सब, और हम सब इन्हें कहते हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। सर अच्छा था ना इंट्रो? इतना खुशगवार तुमने मूड कर दिया। इतनी शदीद गर्मी आए, लेकिन उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ, इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ सुबह हमेशा होती है और हमेशा आके बताती है कि मैं फजर की नमाज के वक्त से उठी हुई हूँ। सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरी, वो भी आर्मी वाली ट्रेनिंग। मैंने उन्हें एक दिन कह दिया मैंने वेट लूज करना है, बस उसके बाद तो मेरी अब कमबख्ती शुरू है। अच्छा, लेकिन गर्मी बहुत है सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुबह सुबह 5:30 बजे भी जब अंधेरा होता है, दिन शुरू हो रहा होता है सर, उस वक्त शदीद गर्मी थी। कल का टेम्परेचर 46 डिग्री था। और वो 46 डिग्री जो है, जब कार में बैठे हुए थे, मैंने कार के वो मीटर से चेक किया तो उसमें 47 आ रहा था, जिसका मतलब है कि बाहर गर्मी और भी ज़्यादा शदीद थी। खैर, हरमीत का रुख करते हैं, पहले ज़रा उधर देखते हैं। हो सकता है इस्लामाबाद से कोई बेहतर मौसम, ठंडी हवाएं आ जाए इस्लामाबाद से। आ जाए। हेलो हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और रऊफ साहब, हमेशा की तरह हम कहते थे कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अब अगर हम देखें तो इस्लामाबाद का मौसम भी वैसे ही जैसे लाहौर का है, क्योंकि गर्म हवाएं और गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो ठंडी ठार हवाएं कभी मलिका कौसार से आके हमारी मेहमान बना करती थी, अब वो भी नहीं आ रही, वो भी रूठ गई हमसे। तो इसके साथ साथ लाइट का बहुत बड़ा इशू है, बिजली ना होने के बराबर है। इस्लामाबाद और लाहौर के ये जो रावलपिंडी के जो इलाके हैं, आप देखिए कि 8-8 घंटे जो है लाइट गायब होती है। तो आप सोचें कि उसमें कैसे आप रात कितनी मुश्किल से गुजरती है। और यूपीएस की अगर मैं बात करूं तो यूपीएस जो है, जो लोग खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ लोग खरीद रहे हैं, तो वो भी मार्केट से कहीं ना कहीं गायब नज़र आती हैं और उसकी प्राइस में 2 गुना 3 गुना इजाफा भी हो गया। अच्छा सर, लोड शेडिंग भी है, प्लस जो मार्गिला हिल्स और सर दूसरे इलाके जिसमें मालाकंड भी है, कोहोटा भी है सर, वहाँ पर जंगलात में जो आग लगी उसकी शदीद गर्मी की वजह से ही वो आग जो भड़क उठी है, जिसको अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बेशुमार मुकामात हैं, मार्गला है, सवात है, कोहोटा है, मालाकंड है, जिसके जंगलात में आग लगी हुई है और कई जगह पे बुझा दी गई है, लेकिन कई जगह पे अभी तक भड़क रही है। और जैसे सुहा ने कहा, अभी तक वो गर्मी की वजह से कई मकामात ऐसे हैं, कश्मीर के भी, आज़ाद कश्मीर के कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे कल खबर थी कि वहाँ भी आग लग गई है। तो ये शदीद गर्मी है, मौसमियाती जो तग़य्युर तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस तब्दीली का हमें तैयार होना पड़ेगा। हमें उसके लिए देखना पड़ेगा क्या तरीक़ेकार करें। कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो हालांकि वो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह लगे कि आपको सबसे पहले काम ये करना है कि अपने मुल्क में दरख्तों की तादाद बढ़ानी है। इस आग से उसका ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ शदीद गर्मी से ताल्लुक है। और मैं देखता हूँ लाहौर शहर में भी यहाँ बड़े बड़े अब बिल्डिंग्स बन गई हैं, प्लाजे बन गए हैं, वहाँ जहाँ पे सड़कों के किनारे दरख्त हुआ करते थे, वो सब दरख्त उड़ा देते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे साफ कर देते हैं। हाई राइज बिल्डिंग की तरफ हम जा रहे हैं और ज़रख़ेज़ ज़मीन और ग्रीनरी और पौधे और दरख्त तो अब आप समझे कि ना होने के बराबर है। एक दो ऐसी रोड्स है लाहौर में, अगर लाहौर में रहने वाले हमें देख रहे हैं उनको पता होगा सर, माल रोड की एक रोड है जिस पे जाओ तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है शदीद गर्मी में भी। हाँ, यही लेकिन अगर हर जगह दरख्त हो, वो भी नहर से जरा कुछ आगे तक, जैसे आप असेंबली की बिल्डिंग से आगे चलते हैं वहाँ पे भी बुरा ही हाल है, वो भी सारा बिल्कुल उसी तरह से दरख्तों से खाली कर दिया गया। बहरहाल पैगाम हमारा आपके लिए यही है कि अपने इलाके को जितने से ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं दरख्त लगाएं। दरख्त होंगे, छाँव होगी, दरख्त होंगे, आपके मौसम में 2-3-4 डिग्री टेम्परेचर ज़रूर नीचे आएगा। और दरख्त भी ऐसे हो जिसके बारे में अब बहुत से साइंटिस्ट ये कहते हैं, एनवायरमेंटिस्ट ये कहते हैं, बल्कि सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दरख्त ऐसे हों जो फलदार भी हों। फलदार दरख्त होंगे तो आपके परिंदे भी वापस आ जाएंगे और बाज़ औक़ात सड़कों के किनारे फिरने वाले जो बेचारे भूखे, जो इस वक्त गुर्बत का शिकार हैं, उनको शायद को फल भी खाने को मिल रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो करनी बड़ी ज़रूरी है। सर ये बड़ा अच्छा पैगाम है। अक्सर औक़ात ये कहा जाता है, मैं देखती भी हूँ कि हो सकता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो ये कहे कि हम एक लास्ट जनरेशन वो है जो कि इन चीज़ों को सेव कर सकती है। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली सारी जनरेशन हमें इस चीज़ का ब्लेम करेंगी कि हम इस चीज़ को रोक सकते थे या हम प्रिकॉशंस कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे जो कि हमने नहीं किया। तो अपना फ़र्ज़ अदा करें एज ए इंडिविजुअल। प्रोग्राम में सर आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। कल मुझे कोई कह रहा था आपका मॉडल, लेकिन आप शुरू पॉलिटिकल चीज़ों से करते हैं, तो इनको बताओ भाई महंगाई
महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और सूरत हाल मुल्क की क्या है वो भी आपको बताना जरूरी है। तो हम इसी से शुरू कर लेते हैं। अगर आदमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी तो नुकसान बर्दाश्त करने के लिए पाकिस्तान के पास या हमारे खजाने में कोई पैसा नहीं है, ये हमारे वजीर खजाना कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं। आजकल तो उनकी जो भी स्टेटमेंट आती है लोग तो आग बबूला हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। खैर इस पर हम बात करेंगे डिटेल में कि हमारे पास क्या इसके सोल्यूशन है। इसके अलावा दुआ ज़हरा का जो केस है उसकी कल हियरिंग थी और कल हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी क्लिप्स देखे। अब वो कहती है कि मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ और दुआ के बयान के बाद अब उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराने का हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से दायर किया गया है। अच्छा सर, इसके अलावा हम बात करेंगे जिससे हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, शदीद गर्मी और हरमीत ने जिक्र किया लोड शेडिंग का। तो मुल्क भर में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, हुकूमत अब तक काबू क्यों नहीं पा रही। सर हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट ऑफ शहबाज शरीफ के 2 घंटे ज़्यादा किसी की अगर बिजली गई तो मैं मुअत्तल कर दूंगा। उस बात को भी 2 दिन हो गया सर, हर बात कोई 2 दिन हो जाते हैं, कपड़े उतारने वाली बात और उसका नोटिस लेने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। और कल शायद खाकन अब्बासी साहब ने भी कल बयान दिया था कि सिर्फ 2 घंटे हम लोड शेडिंग करेंगे पूरे दिन में, लेकिन अब आप देखें ना कि उनके बयानात को भी कुछ संजीदगी से नहीं ले रहा है और वही लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वही जारी है। अब वो साथ वो जब वज़ीर तवानाई की बात आती है उनके साथ वो बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम क्या करें, पिछली हुकूमत ने जो गलत पॉलिसीज़ बनाई हुई थी उनकी बदौलत हमें लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। फर्नेस ऑयल बहुत महंगा हो चुका है, जो बिजली बनाने के कारखाने हैं उनको चलाने के लिए फर्नेस ऑयल की ज़रूरत है। गर्दिशी कर्ज़े हमारे बहुत बढ़ चुके हैं और गर्दिशी कर्ज़े बढ़ना बुनियादी तौर पर इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग होगी। उसकी वजह यह है कि पे करने के लिए पैसे नहीं हैं फर्नेस ऑयल के, और बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी कल शायद खाकान अब्बासी का ये कहना था कि बतदरीज कमी करेंगे। आज के दिन हम देखेंगे, कल फिर इसके ऊपर बात भी करेंगे। आज के दिन उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि वादे कमी होगी लोड शेडिंग में। आज हम तीनों अपने अपने इलाके में देखेंगे, अपने तौर पर नोटिस करेंगे। ग्रेजुअली करें लेकिन कर तो दें। आज तो मुल्क की हालात जो हैं उस पर लोग चाहते हैं कि बस आप कुछ करके दिखा दें। खैर आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज में हम डिस्कस करेंगे कश्मीरियों का गम कैनवस पर उतारने वाला मकबूजा कश्मीर का ये आर्टिस्ट है जिससे आज ऑन स्क्रीन आपकी हम मुलाकात कराएंगे। और इसके अलावा बड़ा हम डिस्कस कर रहे थे इसको 3-4 दिन से सर, ये टॉम क्रूज की टॉप गन ने जो बिजनेस कर दिया है, टॉम क्रूज से कल की स्टेटमेंट मचा दिया। सो तहलका वो टॉम क्रूज बताते खुद कह रहे हैं कि मेरे करियर की सबसे कम वक्त में ज्यादा बिजनेस करने वाली टॉप गन मूवी है, वो खुद कह रहे हैं। कल की स्टेटमेंट थी उनकी, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा सर आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, खुराक को किस तरह से महफूज करना है इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सर आगे बढ़ते हैं अपनी डेली डोज की तरफ। डेली डोज की तरफ चलते हैं। और डेली डोज जो पहली है हमारी सर, हमने बहुत दफ़ा खबर दी है शेरोज काशिफ जो उसका कई दफ़ा कोहे पैमा जो है उसको हमने अप्रिशिएट किया अपने प्रोग्राम में, और हमने काफ़ी दफ़ा बताया कि उन्होंने कौन कौन सी 5 बुलंद तरीन चोटियां सर की हैं। सर अब पाकिस्तान में उनको सिविल अवार्ड देने के लिए उनका नाम तजवीज़ कर दिया गया। शेरोज काशिफ 20 साल का 20 साल का सर। हाँ, और 20 साल में ये गुज़श्ता कोई 8 माह में 7 बुलंद तरीन चोटियाँ उसने सर की हैं। ये कमाल की बात है। और इसमें K2 भी शामिल है, इसमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, चीन की भी 2 है सर। हैरान कुन है हरमीत, जितना भी इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। ये नौजवान अभी पता नहीं अब इसके बाद क्या करेगा। सब बहुत कम एज, आप 20 साल आप देखें ना कि 20 साल क्या एज होती है, और उस एज में आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात, क्योंकि एक ऐसे स्टेज पे आप होते हैं कि बहुत सारे ख्वाब आपने सजाए होते हैं और उनको पूरा करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि मुश्किल टास्क है और मुश्किल टास्क को पूरा करना, वो भी कई बार, एक बार नहीं, तो मेरे ख्याल में उसकी जितनी भी हौसला अफजाई की जाए, उसको कितना भी आप उसको मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सराहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के नाम ऐसे रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम करे। हाँ, लेकिन हरमीत लोग टारगेट बनाते हैं ना अपने लिए कि अगले साल में ये करूंगा, अगले साल में ये करूंगा। ये क्या टारगेट बनाएगा, सारा कुछ तो उसने कर लिया, क्या बचा नहीं है करने के लिए। मतलब 5 बुलंद तरीन पूरे दुनिया की जो चोटियां उसको तो उन्होंने सर कर लिया है। अब क्या सर करना है। अब मतलब अगर तो उसने शादी कर ली तो ठंडा पड़ जाएगा। सर ये तो आप शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको बताते हैं क्या है। सर एलन मस्क जो है उन्होंने इंसान नुमा रोबोट बनाया, बल्कि पिछले साल अगस्त में उन्होंने उसका डेमो दिया था, अब मुतारिफ करा दिया, और सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली उनका ये प्लान है कि वो इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे आम आवाम को। इंसानी जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना उस पर बेस्ड करता है ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत अरसे से टेस्ला कंपनी काम कर रही है, और इस हवाले से ये भी एक तरह से देखा ना
रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही होता है कि आपकी कारें जो हैं वो ड्राइवरलेस कारें होंगी। टेस्ला बनाती है ड्राइवरलेस कारें। अब वो हट के उन्होंने इस तरफ को मतलब आए, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं रोबोट में, और वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये देखो ना, आप विजुअल डांस जैसे भी देख रहे करेगा हैं, डांस करेगा, पता नहीं क्या क्या कुछ करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए और स्टोर्स के ऊपर काम करने के लिए रखा जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई नेगेटिव पहलू ना हो इसलिए इसको इंसान दोस्त रोबोट बना के अभी रखा जाएगा। कल को ये बहुत फिल्में ऐसी बनी हैं जहाँ पे ये होता है कि रोबोट बनाए जाते हैं और वो रोबोट बाद में दुनिया पे कब्जा कर लेते हैं। इंसानों को रिप्लेस कर देते सर। हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस तरह से बल्कि मुझे एक फिल्म याद आ रही है, इलेक्ट्रिक ड्रीम्स उसका नाम है फिल्म का, और वो ये होता है कि वो जो उसका मालिक है घर का, उसने अपना तमाम घर का इंतज़ाम रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया होता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके पे वो काम कर रहा होता है, उसके दरवाजे कब खुलने हैं, घंटी कब बजनी है, सेंसर बाहर होता से है कोई सब आएगा कुछ। क्या करना है। इलेक्ट्रिक ड्रीम। अच्छा जी। और उसका स्केड्यूल जो है वो क्या होगा, उसके दोस्त ये वे वगैरह वगैरह सारा डेटा उसने बीच में कोड किया होता है। अब होता ये है कि इंसान को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो रोबोट को भी उससे प्यार हो जाता गई है। भैंस पानी में। अब वो जब जाने लगता है तो वो उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। मतलब ये। अच्छा, बस फिर रोबोट भी गया और इंसान भी गया, दोनों गए यहाँ पर काम से। तो मतलब ऐसी बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं जहाँ पे रोबोट मतलब इतना ज़्यादा बन जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, वो इंसानों को और वो replace करने इंसानों के को दर पे आ रिप्लेस करने जाते का हैं। सोचने लगते हैं। खैर चलें, ये टेक्नोलॉजी अगस्त में इंशाल्लाह इनका प्लान है इसको इंट्रोड्यूस कराने का, तो देखते हैं कि किस किस्म का ये होगा और किस तरह से इस्तेमाल करेगा। जो भी है सर, पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कोई पता नहीं कब आएगा, कितने सालों में आएगा। ये अफसोस वाली बात भी है, मुझे अफसोस भी होता है इस बात पे। हमने कुछ अर्सा पहले एक फिल्म दिखाई थी, खलीजी ममालिक जो हैं उनका एक सरबरा वो जब गया था अपने दौरे के ऊपर, तो उसके साथ एक रोबोट मुहाफिज भी गया था। अच्छा। वो इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा दिखाएंगे डिस्कस किसी दिन करेंगे। में, बड़ा आगे इंटरेस्टिंग है वो भी। उसके भी सारे सेंसर लगे हुए, कैमरे लगे हुए, वो पीछे पीछे चलता आ रहा है, गंद उसने पकड़ी हुई है। तो बल्कि बाहर के मुल्कों में तो अब यहाँ तक तैयारी हो रही है कि रोबोटिक फौज तैयार की जाए। अच्छा। असल इंसान जंग लड़ने के लिए बजाय जिस वक्त जाएंगे तो वो वहाँ पे वो रोबोट लड़ने के लिए क्या जाएंगे। बात है, क्या बात है, सोचा हाँ। जा रहा है। चले, इस पर काम तो कर रही है दुनिया। इंशाल्लाह ये खबर भी आपसे शेयर करेंगे। सर, अगली खबर से पहले मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। सर, किताबें तो आप बहुत पढ़ते हैं, मुताला तो आप बहुत करते हैं, आपकी हॉबी भी है और आप बड़ा खुश होते हैं इनमें। इसके अलावा कुछ करने का मौका मिले हॉबी के तौर पर, एडवेंचरस चीज़, तो क्या करना पसंद करेंगे? ट्रैवलिंग। अच्छा जी, कैसे ट्रैवलिंग करेंगे? बाहर करना चाहेंगे, समंदर पे करना चाहेंगे, कैसे? हर तरह से करना चाहिए। अच्छा, हर तरह से। हाँ, मैंने भी बहुत तरीके से किया हुआ है, डीप सी में भी करके देखा है, अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। जहाज में भी करके देखा है, जीपों पे भी करके यही देखा खबर है है। सर हमारी अगली। 83 साल के ये बुजुर्ग अच्छा। शहरी हैं, कश्ती पर तन्हा बहरुल काहिल अबूर करने वाला मोहम्मद तरीन शख्स है ये, जिसने पहले 23 साल की उम्र में ये किया था और उसके बाद अब 83 साल की उम्र में। कमाल है भाई। सर, मैं तो कहती हिम्मत हो तो ऐसी हो। हरमीत को तो आगे पानी से इतना डर लगता अब है ना। पहले हरमीत। मुझे एक फिल्म याद आई थी, अब मुझे एक नॉवेल याद आ रहा है। वो नॉवेल भी है द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवेल है। अच्छा। और किस तरीके से समंदर में एक आदमी स्ट्रगल करता है, तो वो ओल्ड मैन एंड द सी अगर पढ़ना हो, वैसे इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, लेकिन ये मुझे याद आ रहा है, बड़ा कमाल नॉवेल है सर, भाई। उसने अपने जो आप बीती बताई है और उसने बताया कि मैंने किस तरह से सारा ट्रैवल किया। वो कहते हैं जनाब, मेरी गाड़ी नहीं, मतलब जो कश्ती है उसमें सब कुछ था और मैं हर चीज़ को वेल इक्विप्ड लेकर गया था साथ, लेकिन रास्ते में समंदरी लहरें बहुत तेज़ थी। बाज़ मकामात पर मैंने वहाँ पर स्टे किया, कुछ मेरे दोस्त मेरे साथ थे और कई मकामात पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे नहीं जा सकता। लेकिन कर बहरुल काहिल को अबूर करके कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए। 23 साल की उम्र में पहले इन्होंने किया था कमाल सफर है। जब, और शदीद 23 साल young की थे उम्र उस में जब इन्होंने किया था तो उस वक्त मुश्किलात कुछ और तरह की थी। उस वक्त ये कहते हैं कि मेरे पास वीज़ा नहीं था अमेरिका का और मुझे पकड़े जाने का भी डर था। लेकिन अब पकड़े जाने का डर नहीं, अब और चीज़ें थी। और जैसे सुहा ने बताया कि तूफ़ान आ गया रास्ते में, लेकिन अब उनकी कश्ती बहुत एडवांस थी, उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत कुछ सेंसर्स और बहुत कुछ ऐसे बचाव के तरीक़ेकार जो हैं वो ऐसे आलात से लैस था जिसकी वजह से बचा जा सकता है। और बहुत से लोग भी थे इनके साथ में। 20 फुट लंबी कश्ती है ये, और मरमेड इसका नाम, मरमेड 2।
अच्छा, लेकिन सर इस एज में और भी बड़े मसाइल होते हैं आपके ना, मतलब मेडिसिन साथ रखनी होती हैं आपने बाजू का, लेकिन दे आर एज मच एज हेल्दी कि वो इतना ट्रैवल कर सके और सारी प्रिकॉशंस के साथ भी उन्होंने ट्रैवल किया है। तो अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम आ गया है। हाँ। और उन्होंने कहा है कि भी अब आगे भी ऐसे काम करता रहूंगा जब तक मेरी उम्र है, जब तक मैं जिंदा हूँ। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। राजी ब्रेक के बाद इकॉनमी के हवाले से अगर देखा जाए, मईशत के हवाले से अगर देखा जाए, तो मुल्क में बेपनाह परेशानी पाई जाती है। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ाई जा चुकी हैं और उस वजह से महंगाई का एक तूफ़ान है जो आया हुआ है, उसके साथ बिजली के नर्ख भी बढ़े। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अभी प्राइसेस और ज़्यादा बढ़नी है, अभी तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़नी है। हुकूमत ने बहुत सब्सिडी दी, अभी भी कुछ सब्सिडी दे रही है, लेकिन लोगों का ख्याल ये है कि इससे ज़्यादा सब्सिडी देना अब हुकूमत की सकत से बाहर है। होगा क्या? इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है, जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमत भी बढ़ रही है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ डॉलर चढ़ता चला जा रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है। हमारी जो मईशत है उसका हाल काफ़ी पतला है। बड़े इमरजेंसी में स्टेप लेने की ज़रूरत है। क्या जो स्टेप्स अभी तक लिए जा चुके हैं वो काफ़ी हैं, या अभी और भी बहुत कुछ करना ऐसा है जिसका बोझ अवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा? माहिर मुआशियात जनाब फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रूख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए सबसे पहले तो कि जो कड़वी गोली है वो खाई जा चुकी है, प्राइसेस जो बढ़नी थी बढ़ चुकी हैं, इससे इकॉनमी में कोई बेहतरी आएगी या अभी बहुत मुश्किल फैसले और भी हैं जो किए जाने हैं? रब साहब, दो हक़ाइक़ अगर हम सामने रख लें, जो पिछले 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, वो दो चीज़ें विरसे में दे दी गई। एक तो ये है कि 10 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए थे स्टेट बैंक के पास। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 222 करोड़ अवाम का ये मुल्क, और आपके पास पड़े हैं 10 अरब डॉलर, जो 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा की इंपोर्ट कवर नहीं करते। तो बड़ा ही संगीन मामला था कि आपके पास डॉलर खत्म हो। और दूसरी जो वरासत है वो 5000 अरब का बजट का खसारा। अब वो 74 साल पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा है। इतना बड़ा खसारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद फिर अप्रैल की 11 तारीख को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वज़ारत उज़्मा का। ये दो हक़ाइक़ उनके सामने थे। जो पेट्रोल का आपने जिक्र किया, कड़वी गोली का आपने जिक्र किया, 60 रुपए कीमत जो है वो बढ़ाई जा चुकी है। अभी 9 रुपए बकिया रह गई है जो सब्सिडी। तो आप सोचिए कि वो कड़वी गोली का 90% जो है वो तो हमने निकल लिया। अभी 9 रुपए बाकी रह गया है पेट्रोल के हिसाब से, और तकरीबन 22 या 23 रुपए रह गया है डीजल के हिसाब से। क्योंकि डीजल की आलमी मंडी में यकदम से बहुत कमी हो गई है, किल्लत हो गई है, और वो बहुत ही प्रीमियम पे बिकने लगा है। तो 60 रुपए हमने डीजल की कीमत बढ़ा दी पाकिस्तान में, बाकी जो सब्सिडी रह गई वो 23 रुपए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो बड़ी शायद 85 या 90% जो कड़वी गोली का हिस्सा था वो हुकूमत ने हमें खिला दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको कोई... अच्छा, हाँ हरमीत जी, हरमीत जी। अच्छा सर, अगर हम देखें जो आईएमएफ के साथ जो बातचीत अभी पिछले दिनों में हुई थी और नाकाम भी हुए थे, उसमें ये बात भी हुई थी कि जो हुकूमती अखराजात हैं उसको कम कर दिया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसको ख़त्म कम करने के बजाय जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उसमें कमी की जा रही है। तो इसका कितना फ्यूचर में नुकसान होगा सर? देखिए, आईएमएफ के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं उनकी जो डिमांड है वो है कि आपने 2000 अरब की एडजस्टमेंट करनी है, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि या तो हुकूमत अपनी आमदन बढ़ा ले, टैक्सेस मजीद आयद कर दे, और या हुकूमत अपने अखराजात कम कर दे। हुकूमत क्या करने चली है, मेरा ख्याल है कि वो कोई 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद करने चली है बजट के अंदर, और कुछ अपने अखराजात कम करने की कोशिश की जाएगी। तो दोनों को मिला के वो कहीं 2000 अरब का जो एडजस्टमेंट आईएमएफ मांग रही है वो सामने आएगा। अच्छा, 2 या 3 चीजें अगर आप सामने रख लीजिए, मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि मिर्जा इस्माइल साहब जब आईएमएफ के पास गए थे तो तकरीबन सारी चीजें तय करके आए। 1 या 2 प्री कंडीशन रह गई थी, जिसमें ये पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी थी, कुछ बिजली की कीमत का मामला था, गैस की कीमत का मामला था।
वो हमने पूरी कर दी। बजट रह गया है, बजट की बेसिक हिकमत अमली जो है वो आईएमएफ की अप्रूवल के साथ बनाई जाएगी। मुझे लग रहा है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस चले जाएंगे। उससे पहले शायद एक और अच्छी खबर अच्छा। हमारे सामने आ जाए, और वो शायद होगी एफएटीएफ के हवाले से। आपको पता है कि एफएटीएफ का इजलास हो रहा है और 15-16 तारीख तक मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम तकरीबन उनके सारे टारगेट्स जो हैं वो पूरे कर चुके हैं। तो अगर खुदा ने चाहा तो हम ग्रे लिस्ट से वहां पे निकल जाएंगे। तो बजट आ जाएगा, बड़ा मुश्किल बजट है। उसके बाद जो अच्छी खबर है वो मेरा ख्याल एफएटीएफ के हवाले से आएगी। उसके बाद एक अच्छी खबर मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि आईएमएफ के हवाले से आएगी, और जैसे ही हम आईएमएफ का हिस्सा बनेंगे फिर अच्छी खबरें सऊदी अरेबिया की तरफ से, चीन की तरफ से, और एक और मुल्क इसमें ऐड किया जा रहा है कतर की तरफ से। मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक कतर की तरफ से एलएनजी जो हम उनसे खरीदते हैं तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर की, वो भी डिफर्ड पेमेंट तक शायद किसी किस्म का एग्रीमेंट सामने आए। ये जो इकदामात हैं ये कितने आर्जी होंगे मुस्तकबिल में? हमें आगे चल के चूँकि बेपनाह कर्जा जो कहा जाता है कि 37 अरब डॉलर हमें तकरीबन वापस करने हैं, जिसका बोझ हमारे ऊपर है, ये कितने आर्जी साबित होंगे इकदामात? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं रऊफ साहब, कितने आर्जी होंगे ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। लेकिन जब अप्रैल की 11 तारीख को हल्फ उठाया शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त मैं समझता हूं कि अवाम के हवाले से तो उनका महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन हुकूमत के हवाले से उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि डिफॉल्ट को किस तरह रोकना है। आलमी मंडियों की तरफ अगर आप जाएं, जिस बुरी तरह पाकिस्तान का जो यूरो बॉन्ड ट्रेड होता है उसकी पिटाई हो रही थी, उसकी यील्ड कहीं 27% पे चली गई थी, तो आलमी मंडियां ये पैगाम दे रही थी कि जून की 30 तारीख तक पाकिस्तान बनने लगा है श्रीलंका। आलमी मंडियां ये सोच रही थी कि एक डिफॉल्ट है पाकिस्तान के हवाले से। मई की 27 तारीख को मैंने देखा कि एक यू टर्न आया है आलमी मंडियों में, और उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के बॉन्ड्स खरीदे हैं। आपने देखा मई 27 को पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी कुछ 319 पॉइंट बढ़ी थी, रुपया भी कुछ बढ़ा था। तो वहां पे पैगाम ये आया कि अब पाकिस्तान ने अवॉइड कर लिया है डिफॉल्ट। तो हुकूमत मैं समझता हूं कि इस वक्त डिफॉल्ट को अवॉइड कर चुकी है। अवाम के हवाले से महंगाई है, और ये महंगाई का तूफान आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल सामने आएगा अगले 3-4 हफ्तों में, क्योंकि जो तेल और डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है ये धीरे धीरे हमारी सारी अशियात के ऊपर आके असर करेंगी। तो अगले 3-4 हफ्ते में महंगाई का एक नया तूफान आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जुलाई या अगस्त तक रऊफ साहब जो मुज़ाकरात कोशिश हो रही है बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो सऊदी अरेबिया वाले, तो उसके नतीजे में शायद तेल की कीमतें कुछ नीचे आ जाएं। तो जुलाई अगस्त तक शायद हुकूमत पाकिस्तान भी इस पोजीशन में हो कि कुछ तेल की कीमतों पे किसी किस्म की रिलीफ दे सके। बड़ी मेहरबानी फारूक साहब, थैंक यू। जी, टाइम हमारा इस वक्त इस सेगमेंट में ख़त्म हो रहा था। हरमीत का सवाल रह गया, लेकिन बुनियादी तौर पे यही है कि थोड़ा सा पॉजिटिव पहलू ये दिखा रहे हैं कि जुलाई या अगस्त तक अगर तेल की कीमतें कम होती हैं। कल मैं एक और ख़बर भी पढ़ा था कि बाइडन ने यह कहा है कि तेल के हवाले से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ कुछ नरम कर दी जाएंगी। अगर वो पाबंदियाँ भी नरम की जाती हैं तो शायद उसके नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कुछ कम हो जाए। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर ये डाउनवर्ड स्लाइड जो चल रही है, डॉलर की कीमत ऊपर चलती चली जा रही है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, उसमें भी कुछ बेहतरी आए तो फिर थोड़ा सा आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला, मतलब ये जो मुश्किल जैसे मौजूदा हुकूमत जो है उसके लिए भी यही कहा जा रहा है। फरूख सलीम साहब ने भी जैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि शदीद जो मुश्किल फैसले थे वो ले लिए गए हैं, तो उसके बाद अब स्टेबिलिटी मैशत में आज किसी हद तक ये देखना भी बाकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो रोज़ाना स्टेटमेंट आती है कि फिर दोबारा पेट्रोल बढ़ जाएगा, फिर दोबारा कुछ चीज़ें प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, ये भी अभी देखना बाकी है कि कितने और मुश्किल फैसले से हुकूमत को करने पड़ सकते हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम बैक टू द शो आफ्टर द ब्रेक। और शुक्र है कि इस ब्रेक में वो नहीं हुआ जो एक स्टूडियो में शायद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल, किसकी बात हो रही है? मिफ्ता इस्माइल बात कर रहे थे और वो बिजली चली गई। तो ये
बहुत से तरीके पे हो सकता है। हमारे मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग का बुरा हाल है। हमने जैसे कहा 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आवाम को कोई रिलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी, आज शायद खाकान अब्बासी ने कहा तो था कल कि कुछ कंट्रोल रिलीफ करेंगे। आज से मिलेगी, लेकिन हम तो बड़े शहरों की बात कर रहे हैं जहाँ पे 8-8 10-10 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। लाहौर में मैं ये बता सकता हूँ, मेरे घर में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है और इतनी शदीद गर्मी है कि जिसमें आप 1 घंटा तो क्या 15 मिनट जब आपका एसी बंद होता है तो लगता है कमरा उबलने लग गया। हरमीत की तरफ चलते हैं, हरमीत से पूछते हैं इस्लामाबाद का, और फिर हरमीत का ताल्लुक चूँकि शांगला से है तो उनको जहाँ गर्मी पे ज्यादा लगती होगी। उनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी, और फिर हरमीत के उन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे क्या सूरत हाल है, हरमीत के बाद ज़रूर खबरें होती हैं। जी हरमीत, वहाँ पे छोटे इलाकों में क्या हाल है लोड शेडिंग? रोज़ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे तो जब बिजली नॉर्मल भी थी, लोड शेडिंग ना होने के बराबर थी बड़े शहरों में, तो तब भी वहाँ पे मसाइल का लोगों को सामना था। और अभी अगर हम देखें तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें, जिन जिन से मेरा रब्ता होता है, जिन जिन लोग वहाँ के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, वो भी जब हमसे रब्ते करते हैं या कुछ दोस्तों से हमारे रब्ते होते हैं तो बिजली ना होने के बराबर है। वहाँ पे लोड शेडिंग इस कदर है कि 16-16, 17-17 घंटे जो है वो बिजली गायब होती है। और बड़े मुश्किल से बहुत सारे दोस्त ये गिला शिकवा करते हैं कि आप लोग टेलीविजन पे ये बात नहीं करते, हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली की इतनी ज़रूरत होती है कि 1 घंटा मिल जाए कि मोबाइल चार्ज हो जाए, वो भी बड़े मुश्किल जो है वो चार्ज होता है। तो वहाँ पे तो ये सूरत हाल है। लेकिन अगर रावलपिंडी की मैं बात करूँ, इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, तो ख़ासकर रावलपिंडी जो है उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पे रात को 7 घंटे से लेकर 12 घंटे तक जो है मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। पिछली रात तो मुसलसल कुछ इलाकों से बिजली गायब कर दी गई थी। और इसी के साथ साथ जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको बिजली 1 घंटे मिलेगी तो 2 घंटे जो है वो बिजली आपको गायब नजर आएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से आपकी बात दुरुस्त है कि दावे बहुत किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ा नोटिस भी लिया था और कहा था कि अब अगर बिजली गई तो पता नहीं वो कुछ कपड़े तो बेचे नहीं जा रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि शायद खाकाना वासी अब आज का दिन दिया गया है कि इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जाए। लेकिन आज देखना ये होगा कि इससे पहले भी दावे बहुत हुए, लेकिन बिजली जो है वो गायब है मुख्तलिफ इलाकों में। और ख़ासकर जो दूर दराज इलाके हैं, हम बात तो बड़े शहरों की कर रहे हैं, अगर बड़े शहरों की ये सूरत हाल है तो आप देखें कि जो इलाका है दूर दराज इलाके हैं, ख़ासकर अंदरूनी सिंध की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी बिजली ना होने के बराबर है। बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ये सूरत हाल है कि वहाँ पे लोग ये समझते हैं कि कब आएगी बिजली, क्या बिजली भी कहीं होती है। तो इस किस्म की सिचुएशन है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल है। और गर्मी की शिद्दत है, लोगों को कम से कम रात के वक्त अगर बिजली मुहैया होती तो नींद आराम से हो जाएगी, तो सुबह अपने कामों के लिए लोग निकल जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि रात को भी बिजली गायब कर दी जाती है, 3, 4, 5, 6 घंटे जो है वो रात को बिजली गायब हो जाती है, तो उससे आपकी नींद में भी खलल पड़ जाती है, सुबह उठने में मुश्किलात होती हैं। जो लोग पानी के मसाइल हैं लोगों को, उसके साथ साथ फिर दीगर बड़े मसाइल हैं। फिर खासकर हम बड़े शहरों की बात करें तो फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद पड़ी हैं इसी लोड शेडिंग की वजह से। अच्छा, ऐसे लगता है कि सर पता नहीं, देखिए मैं तो अब अगर अपना टेन्योर देखूं कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, सर गाहे बगाहे लोड शेडिंग का ये चर्चा, ये वावेला हम करते ही रहे हैं ना, स्क्रीन पे भी, अपनी आम रूटीन में भी। और सर देखिए डेफिशिएंसी जो है, मुझे लगता है कि मिफ्ता इस्माइल का ये भी कहना है कि प्लांट्स मौजूद है लेकिन सलाहियत पूरी नहीं है। मतलब एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास उस तरह से पावर मौजूद नहीं है। और बहुत सारे देहातों में रहने वाले लोग तो ये कहते हैं कि हमें लगता है कि हम 10-20 साल पीछे चले गए हैं। किसी ना किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, किसी भी एक्स गवर्नमेंट की या करंट गवर्नमेंट की बात को सर, तो अक्सर का आप भी कहते हैं कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि इमरान हुकूमत में हमने ये देखा था कि सर इस तरह से लोड शेडिंग नहीं थी। अरशद अब्बासी साहब माहिर तवानाई बिजली के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अरशद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहूँ साहब। सर ये फरमाइए, कोई तरीक़ेकार नज़र आता है आपको आने वाले दिनों में कुछ लोड शेडिंग में कमी का, या ये मुश्किल अभी आवाम के लिए और लंबी चलनी है? राउत साहब, जैसे मैं और आप सुनते आए थे और हमने देखा भी है पाकिस्तान में कि पहले की कैपेसिटी नहीं है, इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है, बिजली कारखाने कम है। अभी हकीकत ये है कि हमारे मजमूई जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तकरीबन 40-41 हज़ार है कि इलेक्ट्रिक को मिलाएं, डिमांड हम 26,000 पूरी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है, यानी कारखाने हैं बिजली बनाने के, लेकिन हमारे पास फ्यूल नहीं है, ना कोयला है, ना ऑयल है और ना गैस है।
लेकिन मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे अगर आप पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं दोनों पार्टीज, देखिए ये इशू नहीं है। जापान में, इटली में, दुनिया भर में गवर्नमेंट तब्दील होती हैं। मेरा सवाल अक्सर आजकल ये इनसे होता है कि ये बताइए कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो हमारे जो दूसरे लोग हैं जो यहाँ पे प्लेस हैं, जो सीईओज हैं, एमडीज हैं, सेक्रेटरीज हैं, क्या वो किसी का इशारे का इंतजार करेंगे तब पावर प्लांट चलते हैं? कब एक पार्टी आती है तब चलते हैं? सवाल ये कि ये हमारा एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान में एक्चुअली कोलैप्स वो है, और ये एक बड़ा सीरियस कोलैप्स है। और ये सच्ची बात तो मुझे भी सिविल सर्विस अकेडमी में जाने के इत्तेफाक होता है और हम भी वहां को ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वो जो ब्यूरोक्रेसी का जो पहले स्टैंडर्ड था अब वो नहीं है। अब लोग सब क्या क्या कहेंगे आप इसको कि देखिए फ्यूल का अरेंज नहीं कर सके, जबकि मैं और आप बिल पूरा देते हैं और तकरीबन जो डिस्कस की जो रिकवरी है वो 92-93% है। Exactly. तब भी ये हाल, पैसे कहाँ जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा जी हरमीत। अच्छा अब्बासी साहब, जिस तरह हमारी नई हुकूमत आती है तो माजी की जो हुकूमत होती है उससे भी ज़्यादातर चीज़ें थोप दी जाती हैं। अब आपको क्या लगता है कि वाकई माजी में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किए थे? ये जो प्लांट की बात की जाती है, जो बहुत सारे मिफ्ता इस्माइल के साथ साथ दीगर जो गुजरा है, वो ज़्यादा इल्ज़ाम जो है पीटीआई पर ही डाल रहे हैं, क्या ये वाकई इसमें कोई सच्चाई है? देखिए ये एक बात टेक्निकली देखिए, अवाम को तो जिस तरह लोग आप जो है परसेप्शन है कि एक पाकिस्तान में एक आम आदमी को बेवकूफ बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो कि जिसके ऊपर हम जाहिर है कि एक बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं। ये बिल्कुल एक रेडिकुलस और मेरे ख्याल में एक ऐसी बात है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप पीटीआई को इल्जाम देने चाहिए उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब आपको आगे थे, आपने ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, ऑयल का देना था, गैस का देना था, आपने कोयले के ऑर्डर देना था, परचेज का ऑर्डर देना था, आपको तकरीबन अब 1.5 माह तो हो गया तकरीबन। ये किसका कसूर था? देखिए जैसे ही शुरू में आते हैं आपने जाके अपनी ब्यूरोक्रेसी अपडेट लेना था कि बताइए हमारी जून में टेम्परेचर इतना ही होता है, 40 42 इतना होता है। हमें पता है अब से नहीं है, आज से 10 साल का कहते प्रीकास्ट निकालते, फोरकास्ट निकालते कि एग्जैक्टली तकरीबन 26,000-25,000 मेगावाट ये हमारी बिल्कुल डिमांड है, और ये भी कम है, मेरे ख्याल में 28,000 है। इसका इंतजाम क्या हमारे पास नहीं होना चाहिए था? दूसरा, आप दोनों को स्पेशली रऊफ साहब बड़े आपके स्कॉलर आदमी हैं, एक हमारे यहाँ रेगुलेटर भी है, नेपरा भी है, कोई भी गवर्नमेंट ना हो, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर 10 साल नहीं है, ना मिनिस्टर है, इनका ताल्लुक ही नहीं पार्टी का। हमारा रेगुलेटर कहाँ गया? आप यकीन करें कि पाकिस्तान में सबसे जो बड़े अफसोसनाक बात है कि हमारा जो नेशनल पावर रेगुलेटर है नेपरा, जो हर महीने वो कहते हैं ना फ्यूल एडजस्टमेंट में आज 6 रुपए बढ़ा दिए, 7 रुपए बढ़ा दिए, एक काम है जो 7 रुपए की जरिए हो सकता है। ये भी इनकी ड्यूटी है चेक करना कि क्या जो जेनकोज हैं, आईपीवी हैं, क्या उनके पास फ्यूल ये अरेंज है या नहीं है, इसकी जिम्मेदारी है। नेपरा का रोल ऐसे ही है जैसे एक किसी भी गेम में एक अंपायर का रोल होता है। हम ये इग्नोर कर देते हैं और इधर आ जाते हैं पॉलिटिशियन साइड्स के ऊपर। ये उनकी नालायकी की अपनी जगह। नालायकी किस तरह की है कि आपके लिए कितनी देर लगती है जी पीटीआई ने किया? मेरे ख्याल में जी ये इल्जाम देना टेक्निकली और मेरे ख्याल में लीगली भी शायद एक मेरा ख्याल है मैं क्या कहूँगा, ये कोई जस्टिफाई नहीं है, इसकी कोई मुनासिब बनती नहीं है। अच्छा साहब ये फरमाइए कि ये जो सर्कुलर डेट है इसने कितना ज़्यादा काम ख़राब किया है? सर्कुलर डेट बहुत बड़ी है और वो हर दौर में बड़ी है। रऊफ साहब सवाल आपने ये बड़ा जबरदस्त किया। देखिए सर्कुलर डेट क्यों ना बढ़े? 1 महीना आपने ना इनको कोयला दिया है, ना एलएनजी दी है और ना ऑयल दिया है। आप देखिए पावर प्लांट तो रेडी है, तो ये सर्कुलर डेट ही हुआ ना। देखिए ना ऐसे ही नहीं जैसे आप ऑनलाइन कोई गाड़ी लें, आप अपने घर के बाहर खड़ी कर दो और पूरा दिन कहीं चले ही ना, उसमें तो पैसे लेने ही है। तो सर्कुलर 2500 बिलियन ऐसे ही हुआ। देखिए पहले क्या था, पहले 40,000 मेगावाट थी और मेरे ख्याल में आज से वो 6 महीने पहले हमने कॉर्पोरेट का प्रपोजल भेजी कि क्यों ना हम 2000 मेगावाट काबुल को दे दें, हमारे पास ओवर सप्लाई है। अब आप ये देखिए कि ओवर सप्लाई क्या, इस मुल्क का हाल देखें, इन हमारे लोगों की कैपेसिटी का हाल देखें, रेगुलेटर का, साथ जो मिनिस्ट्रीज का और इवन जो अरबाब इख्तियार दूसरे हैं, ये सर्कुलर डेट पाइल अप होगा बहुत बड़ा। दुनिया की कोई ताकत हमें ये सर्कुलर डेट देने से रोक नहीं सकती। अगर कोई ऐसा हुआ तो देखें
आईपीपी वाले फौरन चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और वहां हमेशा फैसले इनकी फेवर में ही हुए। वहां भी हमारे वकील जाके हार जाते हैं। बड़े तो ये मेहमान अरशद 2500 साहब, जो बिलियन है, बहुत मेहरबानी, बहुत सर, शुक्रिया, हम आपने हमेशा टाइम इसको दिया। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इसी कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए कि उनको कोई पूछने वाला, रेगुलेट करने वाला कोई है या नहीं है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और न्यूज़ ब्रेक है। आप जरा हेडलाइन सुने, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स सेकंड वर्किंग डे ऑफ द वीक। होपफुली कि आप अपने मंडे ब्लूज से निकले होंगे। रोज साहब ने आज ब्लू कलर की शर्ट ही पहनी हुई है। सर आप भी कल पिंक कलर की शर्ट पहन के आइएगा। लेकिन हम इस सेगमेंट में ब्रेक के बाद जो होता है, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट की तरफ जाएँ, बट ऑल दो काफ़ी पॉलिटिकल खबरें हमने पूरी पहली ब्रेक में सुना दी। अब ज़रा आर्ट की तरफ चलते हैं और आपकी मुलाकात आर्टिस्ट से कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज मुदस्सिर रहमान डार। आर्टिस्ट सर आर्ट से पहचाना जाता है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत बारीक काम करते हैं, और मुदस्सिर जो है उन लोगों में से। मुदस्सिर, आज के शो में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी दुआ अच्छे से। अच्छा मुदस्सिर, ताल्लुक आपका मकबूजा कश्मीर से है, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उस वादी से है, एक छोटे से गांव से आपका ताल्लुक है। और जो आपके बारे में हमें पता चलता है वो ये है कि जो दुख है कश्मीरियों का, उसको आप अपनी तख्लीक में परोते हैं। तो ऐसी आपको क्या इंस्पिरेशन ख़ास तौर पे वहाँ से मिलती है जिसको आप लेके आते हैं? और दूसरी बात ये कि आपने तजरीदी आर्ट की तरफ सफ़र किया है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि खाना काबा को आपने अंगूठी में इतना मिनिएचर में आपने बनाया है, वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इतना बारीक काम करने के लिए? जी सर, आपका शुक्रिया। मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है, मैं कश्मीर से हूँ। बचपन से ही मुझे आर्ट की ओर शौक था। कुछ चीजें तो नेचुरली होती है इंसान के अंदर, जैसे कि आर्ट का फन। तो फिर इसके ऊपर मैंने काम शुरू किया, तो फिर ये जर्नी आगे बढ़ती गई। तो बचपन से ही मुझे एक शौक था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ आर्ट के रिलेटेड। तो फिर ज्यादातर मेरा जो काम रहता है वो सोशल इशू के ऊपर रहता है कि मैं सोशल इशू हाईलाइट करूँ, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, वुमेन्स इनजस्टिस और वर्ल्ड पीस के रिलेटेड मेरा काम रहता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो मैं यही चाहता हूँ कि वर्ल्ड में पीस आए, लोग अमन से रहे। तो फिर उसके अलावा एक मैं इनोवेटिव स्टेप उठाया था कि मैं स्मॉलेस्ट पेंटिंग बनाऊं होली काबा की। जैसे कि मैंने मस्जिद नबी की स्मॉलेस्ट पेंटिंग बनाई थी, और होली काबा की लीफ के ऊपर, पेंसिल लीड के ऊपर। तो फिर वो पेंटिंग वर्ल्ड की एक स्मॉलेस्ट पेंटिंग कहलाई गई, और फिर मैंने उसमें वो रिकॉर्ड एशियन बुक और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया। मैं जेएंडके से पहला आर्टिस्ट हूँ जिसका नाम एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। जी सर। जी हरमीत। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिरी बात है कि जब आप कोई भी तख्लीक करते हैं, या ज़ाहिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जहन में भी आती हैं, लेकिन अब जब कश्मीर की बात आती है, फिर कश्मीरियों का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो ज़ाहिरी बात है आप महसूस करते हैं, और वही चीज़ें जो हैं आपकी पेंटिंग में भी दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप पेंट बनाते हैं, खासकर एक पेंट पे कितना आपका वक्त लग जाता है, और उसके लिए आपको सोचने, क्योंकि कोई चीज़ आपको क्या मुतासिर करती है, फिर आप सोचते हैं कि यार अब मैंने इसी पे ही बनाना है, या वो जो चीज़ें आपके सामने चलती हैं उसी को देख के सारा कुछ होता है? जैसे कि सर, जैसे कि सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, जैसे कि हम कश्मीर में रहते हैं, तो खासकर नेचर के ऊपर या कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर यहाँ तो काम अच्छे से लोग कर पाते हैं। लेकिन बात असल में यह है कि एक आर्टिस्ट की एक इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक आर्टिस्ट का सोच है कि जैसे कि अभी सोसाइटी में कुछ हो रहा है इनजस्टिस के ऊपर, तो यहाँ ड्रग के ऊपर कुछ हो रहा है, तो उसके रिलेटेड हम काम करते हैं कि जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं सोशल इशू ज्यादातर हाईलाइट करता हूँ। तो एक आर्टिस्ट की देखो, एक आर्टिस्ट का क्या होता है कि एक आर्टिस्ट एकेडमिक के साथ साथ एक इमेजिनेशन भी होनी चाहिए आर्टिस्ट के अंदर, आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँ। जी से। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताएं कि आप बचपन से माशाल्लाह पेंटिंग कर रहे हो, बड़ी खूबसूरत करते हैं, बारीकी आपका जो है वो यॉनरा है, आपने शुरू से देखा है। लेकिन पेंटिंग में ब्रशेस, कैनवस की बात की जाए, पेंट्स की बात की जाए, तो एक एक्सपेंसिव काम है। आप इसे पेशे के तौर पर भी साथ लेकर चलते हैं, बस सोशल वर्क करते हैं और सोशल चीज़ों को ही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं? जैसे कि अब मैं ज्यादातर सोशल वर्क ही करता हूँ, और जैसे कि एक एज ए प्रोफेशन, तो वहाँ यहाँ इतना सपोर्ट नहीं मिलता आर्ट के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि कुछ
यहाँ तो बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर आगे जाके एक आर्टिस्ट का नाम बनता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। मेरी यही कोशिश रही हमेशा से कि मैं आउट ऑफ कंट्री इस आर्ट को लेके चलूं। तो मेरे कुछ पेंटिंग्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्प्ले हुई पीस के रिलेटेड। जी मैम। तो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं लाहौर में, अच्छा। इस्लामाबाद या कराची में आना जाना होता है आपका? लोग सराहते तो बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है, तभी तो हमने आपको शो में भी बुलाया है। जी मैम, पाकिस्तान और एशिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन हर जगह पे मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई। जी 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 मैम। जी हरमी। अच्छा मुदस्सिर साहब, जाहिर बात है कि खुशी होती है जब आप कोई काम करते हैं और पीछे से कोई थपकी मिलती है, अप्रिशिएट लोग करते हैं, लेकिन जाहिर बात है कश्मीर के हवाले से जब आप इस किस्म की तख्लीक करते हैं तो कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान में भी लोगों की जानिब से आपको किस किस्म का वो मिलता है, तासुर मिलता है, किस तरह वो अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि जाहिर बात है बहुत सारे मुसव्विर जो होते हैं, बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि वो जब चीज़ें करते हैं तो आपने जिस तरह फरमाया कि ज़्यादातर सोशल इशू पे आपका फोकस होता है, तो बहुत हम देखते हैं कि वो कम इस तरफ आते हैं। तो किस तरह ये इसका रिस्पॉन्स आप देखते हैं? देखो सर, कहते हैं कि आर्ट की सरहदें नहीं होती, तो हम कहीं पे भी अपना आर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमें उस चीज से नहीं, हमें ह्यूमैनिटी के रिलेटेड है, तो हम ह्यूमैनिटी के रिलेट करते हैं। एक फनकार की वो चीजें नहीं होती कि बाउंड्रीज वगैरह, तो हम किसी भी जगह अपने आर्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं और कर सकते हैं। और ये तो हमारा काम है कि हम आपस में हम अपना भाईचारा रखें और इस चीज को लेकर आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा मुझे ये बताया मुदस्सिर कि 2016 में आपने एक पोर्ट्रेट बनाया था जिसके बाद आपको काफी प्रेशर का सामना भी करना पड़ा, वो स्टोरी क्या थी? एक्चुअली तो मैं पहले जैसे कि फेमस पर्सनालिटीज होती, जैसे कि शाहरुख खान, शाहिद खान आफरीदी, तो मैं बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की फोटो वगैरह बनाता था, पोर्ट्रेट्स। तो फिर उसके बाद मैंने अपना पहलू चेंज किया, फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट के और मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनानी शुरू की। तो वो एक पहलू था उस टाइम। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई, तो उसके रिलेटेड वो इशू हुआ था। तो आपको तो पता है मैम। हाँ बिल्कुल, अच्छा, वो काफी बिल्कुल ठीक है, वायरल भी बहुत सी हुआ बातें था। हो नहीं सकती। अच्छा ये बताइए कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, बहुत बारीक काम करना, इसके लिए कोई ख़ास चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, कोई आँख पे लगाते हैं, इतना बारीक इस्तेमाल हो, इसके लिए तरबियत कहाँ से आई है? जी सर, कुछ चीजें तो नेचुरली होती है, ये तो अल्लाह के करम है मेरे ऊपर। मैंने ये होली रिलीजियस काबा की पेंटिंग बनाई। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ इस चीज बिल्कुल के, और ऐसे कि ही। मैंने होली श्राइन की पेंटिंग बनाई। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि मैंने काबा शरीफ की पेंटिंग बनाई। जी। अच्छा, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत बारीक आपने काम किया है, ये बारीकी भी कोई तरबियत थी आपकी या मतलब आपके अंदर खुद ब खुद ये पैदा हो गया? खुद ब खुद पैदा हो गया कि मैं एक गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ। फिर आगे जाके मैं एक दो उस्तादों से मिला जुला, तो फिर इंटरनेशनल आर्टिस्ट कुछ नेशनल, तो उनके साथ बातचीत हुई। तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया। तो ये चीज मेरे मन की बात थी कि मैं इसके ऊपर काम करूँ सर। अच्छा मुदस्सिर, आपको तो चले गॉड गिफ्टेड ये चीज़ मिली है, लेकिन बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं, इनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, वो भी वहाँ पर जुल्म देखते हैं, बर्बरियत देखते हैं, आज़ादी की ख्वाहिश करते हैं, तो उनकी सोच और इमेजिनेशन भी यकीनन आपसे मिलती जुलती होगी, तो लोग सीखना भी चाहते हैं, सिखाते भी हैं आप? जी मैम, मैं सिखाता भी, और कुछ आते मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते भी है, और मैं उनको सिखाता हूँ ये काम कैसे बनाते, ये पेंटिंग्स वगैरह या एब्स्ट्रैक्ट या पोर्ट्रेट्स वगैरह या लैंडस्केप्स। तो मेरे लिए वो खुशी की बात है कि मेरे पास वो आते हैं सीखने के लिए मैम। अच्छा जी चलिए। हरमीत। जी जी। अच्छा मुदस्सिर, जी। हम देख रहे हैं कि जाहिर बात है कि आपने जिस तरह काम किया है और कर रहे हैं उसको सराहना तो बनता है। और जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया कि बारीकी काम इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो कुछ जो होते हैं तहलीकार जो होते हैं, उनकी तहलीक कुछ ख़ास तौर पर वो जाने जाते हैं उसी तहलीक से। आपके हवाले से क्या ये होता है कि जो लोग हैं, जो बाहर बैठे लोग हैं, उनका रिस्पांस किस की तरफ की तहलीक से की तरफ ज़्यादा होता है कि वो कहते हैं कि आपसे वो डिमांड करते हैं कि नहीं मुदस्सिर, अगर आप इस तरफ ज़्यादा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, वो रिस्पांस भी उनका बड़ा पॉजिटिव होता है? जी सर, आपने सही फरमाया। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में, जैसे कि एक्सप्रेशनिज्म मैं, जैसे कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, तो ये आपकी सोच से, व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगा कि ये मेरे थॉट से मिलती जुलती है ये पेंटिंग, तो लोग ज्यादातर उसी चीज को पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल ज्यादातर मॉडर्न आर्ट ही चलता है,
तो मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या कंटेम्पररी आर्ट भी कह सकते हैं, तो मैं उस चीज के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ। तो अच्छी खासी लोग मुझे सराहते हैं सोशल मीडिया पे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप इस चीज को लेकर आगे चलो, इसको आप कंटिन्यू रखो। जी। मॉडर्न आर्ट जो है ये अच्छा जिस तरह सोहा ने आपसे सवाल किया कि जो बच्चे हैं, खासकर कश्मीर के बच्चे या दीगर आसपास के जो लोग हैं, आपने जिस तरह फरमाया कि आर्टिस्ट की जो है कोई सरहद नहीं होती, कोई रोकथाम नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि जो खवातीन हैं उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती है, वो भी चाहते हैं कि वो भी इस लाइन में आए, वो उनमें भी कुछ अंदर की जो सलाहियतें आपकी तरफ वो छुपी होती हैं। तो क्या खवातीन भी आपकी तरफ आती हैं सीखने के लिए, या उनका भी कोई दिलचस्पी का वो इजहार करती है कि हमने भी सीखना, हमने भी आगे आना है? नहीं, औरतें भी इस फील्ड में अभी काम कर रही है, तो तकरीबन 2-4 सालों से वो भी इस चीज को लेकर आगे चल रहे हैं, तो उनका भी अच्छा खासा इसमें रुझान है, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनका भी शौक है, तो कोई रोकथाम नहीं है यहाँ पे कि उनको कोई रोके, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये तो अपनी अपनी टैलेंट की बात है, तो टैलेंट के ऊपर यहाँ ये तो खास करके आर्ट के रिलेटेड। अच्छा ये बताइए, मॉडर्न आर्ट की तरफ आप गए हैं, जैसे आपने कहा मॉडर्न आर्ट को स्टडी करने के लिए आपने क्या किया? क्या कोई म्यूजियम ऐसे हैं जिनमें जाके देखी मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स, उनको मास्टर्स को स्टडी किया, क्या किया? एक्चुअली मेरा जो उस्ताद है, तो वो एक प्रोफेसर है आर्ट के रिलेटेड, तो फिर तकरीबन अच्छा कनेक्शन थोड़ा फ्रेंड्स डिस्टर्ब हो है, गया। लेकिन थैंक यू वेरी मच। ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट की जो पिक्चर्स हम दिखा रहे थे और जो पेंटिंग्स हम दिखा रहे थे। बीबीसी को सर एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मुदस्सिर ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस काम को इस तरह से परसू ना करें। एक आर्टिस्ट के ने ये बयान देना या ये स्टेटमेंट देना, इट्स मीन कि उस तरह से शायद आपको स्क्रीन नहीं मिल रही होती, मौके नहीं मिल रहे होते एग्जीबिशन करने का। हालात मुश्किल है, मैं देख रहा था अभी बात करते हुए हिचकिचा भी रहे हैं मकबूला कश्मीर से। एक्सपोजर उनकी नहीं है बात ना है सर वो इतना। जो मुश्किल हालात हैं, पकड़े जाने के, टॉर्चर के, वो मतलब उनको रोक रहे थे। हमारे साथ है दोबारा से आगे मुदस्सिर, तो मुदस्सिर से जानते हैं ये वाला बीबीसी वाली बात ना। मुदस्सिर बताइएगा कि बीबीसी को आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसको कंटिन्यू करें, जबकि जो भी काम वालिदैन करते हैं चाहते हैं कि बच्चे भी आगे करें। तो ये मायूसी कह सकते हैं इसको, या क्यों आपने ऐसे क्यों कहा? आप क्यों नहीं चाहते कि आगे बच्चे कंटिन्यू करें? मेरे ख्याल में आवाज़ हमारी नहीं जा नहीं रही। जा रही। अच्छा, कश्मीर में वैसे देखा जाए तो कश्मीर पे जो होने वाले मजालिम हैं उनके हवाले से बहुत से लोगों ने फ़न पारे बनाए, लिखा। बशारत पीर का मुझे नाम ख़ास तौर पे याद है, कर्फ्यूड नाइट्स उनकी किताब है जो बड़ी शानदार कश्मीर के ऊपर जो एक स्टोरी है वो बयान करती है। और फिर यानी जो क्या नाम है, भरद्वाज जो है, उसकी फिल्म जो थी कश्मीर के ऊपर शाहिद कपूर के साथ, वो बड़ी शानदार फिल्म थी, मतलब जिस तरीके से विशाल भरद्वाज की। बिल्कुल। हाँ, तो जिस आर्टिस्ट को जहां मौका मिलता है, खास तौर पर कश्मीर हैदर के नाम से सेंसिटिव फिल्म। टॉपिक हैदर है, के नाम से फिल्म थी, तो वो बहुत ही जहां शानदार। और हैदर का भी चूंकि तो रोसा बात यह है कि जो सोहा ने, मेरे ख्याल में जो मैंने लिया आइडिया, जाहिर बात है कि हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको उसी तरह पजीराई नहीं मिलती, फिर माली मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। फिर ऐसी फील्ड में जब आप खुद चले जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो आगे हूँ, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो आने वाले नस्लें, वो इसलिए ना है कि इसमें बड़ी मुश्किलात है। फिर जो कश्मीर का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह हैदर मूवी में सारा कुछ दिखाया गया है, बड़े मुश्किल हालात वहाँ पे देखे जाते हैं और जिस तरह तंग किया जाता है, फिर इस तरह आर्टिस्ट को जो दर्द और तकलीफ जो है लोगों के सामने, कश्मीरियों के सामने ले आए, तो ऐसे आर्टिस्ट को बड़े मुश्किलात का सामना होता है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें देख के भी उन्होंने फैसला किया कि मेरे जो बच्चे हैं मतलब वो इस तरफ ना आए। आर्ट से सर शौक तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन पेशे के तौर पर लेना और कमाना वो जरा मुश्किल दिखाई देता है। खैर, बेहद शुक्रिया कि मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे। शो में हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने एक लंबी लिस्ट हमें दी थी, हमने वो तो लिख ली, हम देख भी लेंगे वो मूवीज और वो किताबें भी पढ़ लेंगे, बट हैव यू सीन टॉप गन? जी, मैंने देखी है जी, बिल्कुल। वो पहले भी देखी थी, 36 ईयर पहले आई है वैसे ये, लेकिन मैंने तो 98 में देखी थी, अब लाहौर के गालिबन प्लाजा सिनेमा में लगी थी उस जमाने में, 95 शायद 4 में लगती रहती थी। लाहौर में तो बहुत फिल्म लगा करती थी, और उस जमाने में खैर जेम्स बॉन्ड की मूवीज का बड़ा ट्रेंड था, और हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो लड़के बहुत जाया करते थे, और वो वैसे काफी अच्छी फिल्में लगती रही है। फिर एक लंबा अरसा
गैप आ गया, सिनेमा भी उस तरह नहीं रहे। अभी दोबारा एक सिनेमा कल्चर दोबारा से पैदा हुआ है, एक डेवलप हो रहा है, और एक बहुत अच्छा है कि अच्छी फिल्में, हॉलीवुड मूवीज भी आ रही हैं, और मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे, आई होप कि चीजें बेहतर हों। तो हमारे जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनकी फिल्में भी लगे हैं, हमारी फिल्में वहां जाएं, उनकी आए, तो ये आर्ट को चीजें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हॉलीवुड अच्छी मूवीज का आना सिनेमा पे तो एक बहुत जबरदस्त इंटरटेनमेंट है, ये अच्छा बहुत आमिर, शानदार। आमिर दरमियान में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मार्वल स्टूडियोज़ की फिल्में सुपर हीरोज़ वाली उन्होंने आके तहलका मचाया हुआ था, जिनको मार्टिन स्कोर्सेज़ जैसा बड़ा डायरेक्टर जो है वो वैसे सिनेमा नहीं मानता, वो कहता है ये सिनेमा की तबाही का बायस बनती हैं। अच्छा। ऐसे में टॉम क्रूज़ की ये फिल्म जो आती है टॉप गन, एक तो फिल्म के बारे में अपने तासुरात भी बताइए, और ये कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब सुपर हीरो की बजाय इस तरह की फिल्में आएँ। देखें, ये तो एक रियल फिल्म है ना, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सुपर हीरोज की अब लोग तो देखते हैं, ज़ाहिर है, टीनेजर्स भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, और मार्वल की फिल्में आप जानते हैं बहुत हिट हुई हैं। बल्कि अभी जो डॉक्टर स्ट्रेंजर आई थी ईद पर, उसने पाकिस्तानी फिल्मों को भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कबाड़ा कर दिया था। बिल्कुल तो ऐसे ही लेकिन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो उस तरह का एक यानी बड़ा सिनेमा कह लें या म्यारी सिनेमा कह लें, उस तरह तो नहीं है। तो ये टॉप गन की तो अच्छा, मैंने ये फिल्म तो खैर बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर आप सिनेमा में जाके देखेंगे तो बिल्कुल बंदा जैसा कहते हैं ना कि एक शहर ताजा रह जाएगा। वो अच्छा, पहली टॉप गन भी थी, अब तो ज़ाहिर है बहुत चीजें आगे चली गई हैं टेक्नोलॉजी में, और 36 साल का फर्क है। अच्छा, मैं एक चीज से बड़ा मुतासिर हुआ, उस वक्त टॉम क्रूज 23 साल का था, अब यानी 59 ईयर्स का होगा वो, यानी 36 साल। 1986 में आई टॉप गन पहली, और ये टॉप गन उसका जो दूसरा हिस्सा है, टॉप गन मैवरिक, जो ये उसका नाम है, उसका नेवी में नाम, उसमें फिल्म में दिखाया कि उन्होंने जो मुख्तलिफ इनके सोल्जर्स हैं, पायलट्स हैं, उनके एक नेवी नेम एक तरह का वो कहते हैं, ये नेवी नेम है उसका मैवरिक, जिस पे उन्होंने इस फिल्म का नाम रखा है। अब वो 59 ईयर का इतना फिट नजर आता है कि वो तो बहुत ही यानी काबिल रश्क है, और सच्ची बात है, शर्म आती है। हम तो उसे 10-12 साल छोटे ही हैं, लेकिन उसकी फिटनेस जो है ना वो एक हैरानकुन है। लेकिन मतलब आज भी उसी तरह बिल्कुल। अच्छा, 36 साल गुजर जाने के बाद वो लगता है जिस तरह कोई 10 साल का ही फर्क पड़ा है बामुश्किल। लेकिन आमिर साहब देखिए, आप तो चलिए अपने आप को खुद क्रिटिक कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टॉप गन में ये खास बात है कि रियल चीजें उन्हें दिखती हैं, रियलिस्टिक यानी अप्रोच जो कंपैरेटिवली फाइटर ज्यादा ऊपर है। अच्छा आमिर कर रहा है साहब तो ये वो कहिएगा, मौजूद है वो। अच्छा आमिर साहब ये कहिएगा, चलिए हम कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करते, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, हमने तो सिर्फ उसका भी ट्रेलर देखा है, लेकिन आजकल पाकिस्तानी सिनेमा लॉलीवुड पर रिलीज़ हुई है एक मूवी कमली, सरमद खुसर की मूवी है, सबा कमर उसमें आपको पता है अदाकारी कर रही है, तो आपने वो मूवी देखी है, उसके बारे में क्या रिव्यू करते हैं? नहीं, मैंने वो देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी तारीफ सुनी है। अच्छा, और सरमद खुसर बहुत अच्छे टीवी के हवाले से तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और आपको याद होगा उन्होंने इससे पहले उन्होंने एक बड़ा एक्सपीरियंस मीर का भी किया था, उस पर ना Yes. बनाई थी। और मंटो पे फिल्म बनाई थी, फिल्म के, जी सर, मंटो पे फिल्म बनाई थी, मंटो। हाँ, मंटो पे, सॉरी, मंटो पे। अच्छा, मंटो पे इनकी फिल्म भी, और उधर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने हैं मंटो पे ना, आपको बना है। तो वो बाद लोगों ने, बल्कि हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद एक बड़े एक्टर हैं, लेकिन बाद लोगों ने जो क्रिटिक्स है उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे भी तनकीद की थोड़ा, कि उनका उर्दू का लहजा उस तरह नहीं, या ज़ाहिर पर्सनैलिटी भी मंटो कश्मीरी थे, उनका कलर भी ज़्यादा फेयर था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये मसला भी था। तो सरमद की लेकिन उस फिल्म पे ना ये एक तनकीद हुई थी उस पर, मंटो वाली पे, कि उसमें टीवी का जो जॉनर है उससे वो, और जो सिनेमा के फिल्म के जॉनर में वो उस तरह अपने आप को शायद ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इस कमली के बारे में जो लोगों ने देखी है वो ये कहते हैं कि ये एक अच्छी म्यारी फिल्म है, और सबा कमर तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कुछ शक नहीं। सबा कमर ने बाहर जाके, इंडिया में जाके भी बनवाया है हिंदी मीडियम में, तो ये काफी अच्छी फिल्म है। और मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि भाई अगर इतना अच्छी फिल्में बनना शुरू है, लग रहा है हमारी इंडस्ट्री में रिवाइवल हो। हम तो इसको हम चाहते हैं, हम तो लिखते भी हैं कि हुकूमत सपोर्ट करे, कुछ इन पे टैक्सेस कम करे, और सब्सिडीज दे, कुछ करे, क्योंकि एक देखिए, तो फिर वही बात है, हम बार बार कहते हैं कि सोसाइटी में जहां भी इतनी घुटन हो जाए, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो जाए, गुस्सा, एक हिजान हो, और आप देखें ना बात बात लोग लड़ने भी आ जाते हैं, तो उसमें इस तरह की जो मुस्बत तफरीह है ना, उसको आपको प्रमोट करना चाहिए। लोग जाएं अपनी फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट में जाएं, अच्छी फिल्में देखें, बाहर की फिल्में भी आए, यहाँ की फिल्में बने। थैंक यू आमिर, बहुत लोग मेहरबानी, थैंक यू मेहरबानी आपके टाइम के लिए। मैवरिक, टॉम क्रूज की
ये फिल्म टॉप गन, इसको जैसे आमिर ने भी कहा बहुत ही शानदार फिल्म है और सिनेमा में जाके देखें, इसको एंजॉय करें। इसके साउंड इफ़ेक्ट्स, इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसकी डायरेक्शन, इसकी पिक्चराइजेशन सब बेहतरीन है। और ख़ास तौर पर टॉम क्रूज़ की एक्टिंग और उसकी फ़िटनेस, जो हमने बताया कि 36 बरस गुजरने के बावजूद भी उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो ये फिल्म उम्मीद है देखेंगे, हमने भी देखनी है। इंशाल्लाह। अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर लास्ट ब्रेक ऑफ द शो। तो मेरी कोशिश होती है कि आखिरी वाले सेगमेंट में हम जल्दी से आपको कुछ ऐसी बात बता सकें जिससे आपको फ़ायदा हो। डाइटिंग आजकल सब बहुत करते हैं, लेकिन उस डाइटिंग करने का मकसद हमारी अपनी ज़ात से मुंसलिक होता है। सर, आज वर्ल्ड फूड सेविंग डे मनाया जा रहा है, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हुमायूं। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। अच्छा सर, आप कहिएगा, पहले हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया जो कि बड़ा अच्छा था कि 1 डिश की पहले 12-12, 13-13 डिशेज होती थी, लेकिन अब उसके साथ साथ किस तरह से हम एज ए इंडिविजुअल खुराक सेव कर सकते हैं और किस तरह से बचा सकते हैं ताकि हम बच सकें इस चीज़ के आने वाले दिनों में इसकी कमी हो जाए। देखिए, उसमें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें ना, तो फूड की प्रेपरेशन से लेके कंजम्पशन तक ये पूरा एक साइकिल है, प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो प्रोडक्शन हो रही है फूड की, क्रॉप्स, आपकी सारी चीज़ें, उस प्रोसेस के अंदर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेफ पेस्टिसाइड्स का यूज़, ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन के एंड के ऊपर, कि शादियों में खाना, वैसे खाना, हर जगह पे बड़ी दावतों में, इन सब जगहों पे फूड की सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है। वो किस तरह से कि जो हम डाइट ले रहे हैं, सबसे पहले तो फूड सेफ्टी के एस्पेक्ट से उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है, देन उसका न्यूट्रिशियस होना, वो बहुत बड़ा रोल है उसका। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम जितनी खुराक खा रहे हैं उसके कितने पार्ट्स ऐसे हैं जो वाकई हमारी सेहत में किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए हर जगह पर हमें देख के ये डिसाइड करके चलना पड़ता है कि कौन सी खुराक को किस वक्त लेना है और किस खुराक का कितना हमारे न्यूट्रिशियस वैल्यू के अंदर रोल है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये कंजप्शन और प्रोडक्शन के पूरे साइकिल में हर जगह हमें देखना पड़ता है। प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो मौसमियाती तगय्युरात, जो तब्दीलियाँ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है और हमारे किसान को अब उसके मुताबिक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है। आपने ये देखा कि अभी तक सिंध के अंदरून हालात जो हैं इस तरह के हैं, पानी नहीं पहुंचा हुआ और क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत है। चावल की फसल इस दफ़ा कहा जा रहा है कि ना ही हो। पेस्टिसाइड की जैसे आपने बात की, तो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड कहते हैं कि अब वो पानी के अंदर चला गया हुआ है, दरियाओं के पानी के अंदर। तो इस हवाले से फरमाइए कि क्या जो ऑर्गेनिक जिस तरह की चीज़ है वो उसकी तरफ काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कितनी ज़्यादा ये जहरीले मादे हैं जो खुराक में जाके हमारे लिए नुकसानदेह बन रहे हैं, उनका तदारुक क्या है? देखिए, पाकिस्तान में जो सीवेज का निज़ाम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारा जितना भी सीवेज के जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो जाके हम साफ पानी के अंदर कहीं ना कहीं शामिल हो रहे चाहे हैं। उसमें हमारे दरियाओं में फैक्ट्रियों का गुजला दूसरा बड़ा फैक्टर है, वो जाके केमिकल्स जहरीले वो भी जाके पानी के अंदर शामिल हो रहे हैं। उसके बाद अस्पतालों का फजला है जो मुख्तलिफ जगह पे डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली नहीं हो पाता। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं, कहीं पे हमने प्रोडक्शन की जो लेफ्ट ओवर्स बचे उनको हमने रिसाइकिल नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना रवाज नहीं है रिसाइकिलिंग का। ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं जहाँ के वाटर के थ्रू उसको कंटेमिनेट करके अल्टीमेटली जिस फसल ने ग्रो करना है उस पानी से, उसके अंदर वो नेचुरली वो सारी पेस्टिसाइड्स कंट्रीब्यूट करती हैं और अल्टीमेटली एक अनहेल्दी डाइट हमारे सामने आती है। क्रॉप्स की आपने जिस तरह बात की, प्रोडक्शन उनके पूरे अमल के दौरान अगर हम देखें, पानी की कमी का हमें बहुत बड़ा सामना है। हमें हमारे पास इतने, हमारा जो किसान है उसकी अपनी एक नेट वर्थ वैल्यू इतनी नहीं होती कि वो इससे अपनी फसल के अंदर जो लेटेस्ट जदीद आलात मौजूद हैं, जदीद तरीके हैं, उनको ऑप्ट कर सके। तो इस सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है कि वो हल्की फुल्की जितनी उसकी कोशिश होती है वो उसके मुताबिक तो अपनी ग़िज़ा प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन वो वाकई में हेल्दी होती है या नहीं, ये अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे हम माशरे में जो ये बात बड़ी तासुर ये दिया जाता है कि भाई खाना खाओ, ठका के खाओ, बहुत ज़्यादा खाओ, और फिर जब ऐसे कोई शादी ब्याह में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं खाना प्लेटें भर भर के ज़िया भी उसका हो जाता है, लेकिन साथ साथ में वो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में ये बताइएगा कि कितना नुकसानदेह होता है सेहत के लिए, क्योंकि हम लोग कोशिश तो ये होती है कि सब कुछ खाने से मतलब ज़्यादा कुछ हेल्दी होता है, लेकिन उसका नुकसान कितना होता है वैसे? देखिए हरमीत, उसमें मैंने पहले जिस तरह बात की ना कि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो खा रहे हैं
उसमें से वाकई कितना हमारी बॉडी की नीड है। यस और वो जो हम चूज कर रहे हैं, जिस तरह मुरगन ग़िज़ाएं, अब शादी पे देखते हैं कि हर कोई वो दौड़ रहा होता है कि जी अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चिकन भी डाल लूँ, मटन भी डाल लूँ, मसाला जात से भरपूर खाने बनाए जाते हैं। अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है, हमारे स्टमक की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा आप जब भी उसके अंदर डालेंगे आपको सीने की जलन, गर्ड जैसी बीमारियां, और अल्टीमेटली ये जाके लीड करती हैं कैंसर भी स्टमक का हो सकता है। तो हमें जब ये हम शादियों पे बाकी जगह पे खाने की चॉइस ले रहे होते हैं तो हम कोशिश करें कि हेल्दी डाइट लें। हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा चिकन, मटन, बिरयानी मसालादार हो वो हम जाके खाएं। हालांकि इसकी जगह अगर हम कोशिश करें तो हम हेल्दी डाइट्स की तरफ भी लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत अच्छा भी है। देखिए, हमारा दरअसल ना टॉपिक भी ये था कि कम और मेयारी खुराक को किस तरह से हम को रिलेट कर सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ खुराक में वो अहम किरदार अदा करे। अब हमारे घर दस्तरखान हो, रमज़ान हो, इफ्तार सहर हो, हमारे पास ढेर सारी डिशेज होती हैं। बड़ा मैटर करता है डिमांड और सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो मार्केट में ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा बिक रही है। हम किस तरह से स्विच कर सकते हैं कम और मेयारी खुराक? देखें, ये तो सुन्नत भी है कि कम खाना, कम सोना। आपने वहाँ से ये पूरी हमारे लिए लर्निंग स्टार्ट होती है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी के एस्पेक्ट में जो कंजम्पशन वाला फैक्टर है ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो बातें आपने की, पहला फैक्टर है कि कम खाना। आपने कम खाना है लेकिन हेल्दी खाना है, और उसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ द डे में खाना है, ताकि आपका बॉडी मेटाबॉलिक्स, जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, वो उसको अपने साथ साथ एडजस्ट करके आपको रिक्वायर्ड एनर्जी देता रहे। दूसरी तरफ जो हेल्दी खुराक है, देखिए हमारी खुराक के बहुत से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, प्रोटीन्स, लो फैट्स। हमने इन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर लेना है। उस मिक्सचर को सेलेक्ट करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी डे वाइज जो डाइट की सिलेक्शन है उसको बड़ा प्रॉपरली एडजस्ट करके चलें। हमने फ्रूट्स भी लेने हैं, हमने उसमें निशास्तादार जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी लेनी है, हमने साथ में हल्के फुल्के जूसेस जिनका बहुत ज़्यादा रोल है वो भी अपने साथ लेना है, ताकि हमारी जो ग़िज़ा हम कम खाएं, हमारे स्टमक पे, बॉडी पे लोड भी कम पड़े, और उसका जो इम्पैक्ट है, जो एक्चुअल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, वो भी उस हिसाब से हमें मिल रही हो। ख़ास तौर पे जैसे समर का सीज़न चल रहा है, तो समर में लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अब जब पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो दे फील कि वो बहुत ज़्यादा फिल्ड अप हो चुके हैं। अब वो फिल्ड अप होने की वजह से ग़िज़ा भी प्रॉपरली नहीं खा पाते। अब जब ग़िज़ा भी प्रॉपरली नहीं खाते तो आप फील करते हैं ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, निढाल हो गए, ऊपर से गर्मी की कंट्रीब्यूशन थी, तो वो एक मिक्सचर की वजह से आप बड़े परेशान फील करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ा को, अपनी पानी की इंटेक को इंटरवल्स में कर लें, आप पानी पिएं, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल, जिस तरह लेमन है उसका इस्तेमाल करके अगर आप गर्मियों में पिएंगे, अगर आप कोकम्बर जूस है वो लेते हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ग़िज़ा ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, साथ साथ आपकी जो फुलफिलमेंट है वो भी बेहतर रहती है। अभी थोड़ी देर पहले हम वो टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन, उसका ट्रेलर भी हमने दिखाया, उस बारे में बात कर रहे थे। अब उसके बारे में, टॉम क्रूज के बारे में है कि सारा दिन में 1200 कैलोरी सिर्फ वो इस्तेमाल करता है एक ज़माने से, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये है कि 60 साल की उसकी उम्र हो गई है, और 23 साल का था जब उसने पहली फिल्म बनाई थी। 36 साल के बाद उसने तकरीबन दूसरी फिल्म मतलब बनाई है, और उतना ही सही लग रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं 69 से 59 की उम्र में भी और दो, लेकिन हमें ख्याल करना पड़ेगा भाई, हाथ मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ ना, कि लोगों के लिए कि अगर आप इसका बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट अच्छी लेंगे ना, तो लेटर ऑन एट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है उसका, क्योंकि आपका स्टमक हेल्दी है तो वो आपकी पूरी बॉडी सिस्टम्स को रिवाइव कर रहा होता है। आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपकी वाल्व्स, आपके इवन एयर, आईज, सारे ऑर्गन्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही, तो आप इस चीज़ का ख्याल कर लें कि ये कैलोरी शीट है और ये आपने इतनी कैलोरी सारा दिन मिल रही है, तो ही आप जवान रह सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान सुहाफ़िज़ुल को, अब्दुल रऊफ़ साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।